आज का टॉपिक है न्याय। न्याय मतलब जस्टिस। देखिए, जस्टिस कब काम आता है कि जब भी किन्हीं दो लोगों में या फिर किन्हीं दो समुदायों में या फिर किन्हीं दो भी विचारधाराओं में जब भी कोई विवाद की स्थिति बनती है, जैसे कि ये ए है और एक ये बी है, जब भी इनके बीच में विवाद की स्थिति बनेगी तब वहाँ पे हमें न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से सच कुछ और होगा, इसके हिसाब से सच्चाई कुछ और होगी, इसको सरकार से कुछ और चाहिए होगा, इसको सरकार से कुछ और चाहिए होगा। लेकिन जो भी हमारी सरकार होगी, जो किसी को देगी या फिर जो जिसकी भी मांग मानी जाएगी, उसके साथ वो न्याय होगा। और न्याय जब होता है तो वो पूरे समाज के साथ उसको देखा जाता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें कि न्याय की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय की अवधारणा का मतलब है कि न्याय के अंदर हम किस किस चीज़ को लेंगे। जैसे कि अगर हम भारत के अंदर देखें तो जो हमारा भारत है, इसके अंदर जो शुरू से बताया गया है वो न्याय को धर्म से कंपेयर किया गया है। मतलब न्याय माने धर्म। अब धर्म का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई हिंदू है या मुसलमान है, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है। न्याय से यहाँ पे सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पे धर्म से मतलब ये है कि कौन अपना काम या फिर कौन अपना जो कर्म है, यहाँ पे इसको हम जो कर्म है उसी को धर्म से कंपेयर किया है हमारे भारत के अंदर। अगर हम आगे इसको देखें तो यहाँ पे आपको ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी आपकी किताब के अंदर कि प्रत्येक मनुष्य द्वारा निर्दिष्ट कार्य करना एवं दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करना ही न्याय है। अब यहाँ पे दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरे के कार्य में हम कोई टांग अड़ा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे कि यहाँ पर कोई आदमी है एक, अब उसके साथ यहाँ पे अन्याय हो रहा है, कोई उसका जो मालिक है यहाँ पे वो उसके साथ मारपीट कर रहा है, उसको तनख्वाह नहीं दे रहा है। तब यहाँ पर जो कोई तीसरा व्यक्ति होगा, यहाँ पे वो पुलिस हो सकती है, यहाँ पे वो स्टेट हो सकता है, यहाँ पे वो कोई और हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो जब इसके कार्य में हस्तक्षेप करेगा ताकि इस व्यक्ति को न्याय मिल सके, तो वो क्या है, न्याय है। आगे जो अलग अलग विचारक हैं जैसे कि प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, तो इन सब ने न्याय को अपनी अपनी तरीके से डिफ़ाइन किया है। यहाँ पे अलग अलग इन्होंने परिभाषाएं दी है। अब जो न्याय है इसको हम अलग अलग में तीन तरीके से समझ सकते हैं, इसको हम तीन में विभाजित कर सकते हैं जो भी न्याय की परिभाषा दी गई है। सबसे पहले जो है वो है हमारा पौराणिक, मतलब सबसे पुराने में यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्लेटो और अरिस्टोटल। इन्होंने जो भी न्याय की परिभाषा दी थी, ये सबसे पहले जो दी थी दुनिया के अंदर वो थी प्लेटो ने न्याय की परिभाषा दी थी। उसके बाद जो दूसरे आते हैं वो होता है हमारा मध्यकालीन के अंदर जो थॉमस एक्विनास है, इन्होंने न्याय की परिभाषा दी थी। और जो तीसरा है वो है आधुनिक के अंदर जैसे कि जॉन रॉल्स आ गए हैं और ये जेरेमी बेंथम हैं, वो हैं, तो इन सब ने अपने अपने हिसाब से न्याय को परिभाषित किया था। अब अगर हम यहाँ पर देखें प्लेटो का जो न्याय है, वो प्लेटो के न्याय को यदि हम देखें तो प्लेटो ने जो न्याय था उसको एक अलग तरीके से ही परिभाषित किया है। प्लेटो का क्या कहना है कि जब भी जैसे भारत के अंदर था कि कर्म, उसी को न्याय के हिसाब से देखा गया था। मतलब कि अगर कोई एक आदमी है, वो अगर ठीक से अपना काम कर रहा है, जो भी उसका कर्म है, चाहे वो कोई भी काम करता है, अगर वो राजा है तो राज करना, अगर वो सिपाही है तो उसका लड़ना, और अगर वो कोई व्यापारी है तो उसका ठीक से पैसा कमाना, व्यापार करना। तो जो भी होगा वो, अगर ये आदमी अपना काम ठीक से कर रहा है या फिर अपने हिसाब, अब इसकी जो भी क्वालिटी है उसके हिसाब से ये काम कर रहा है, तो वो क्या होगा, न्याय होगा। ये था प्लेटो का न्याय। प्लेटो के न्याय के अंदर इन्होंने तीन चीज़ें बताई थी। प्लेटो ने, जैसा कि आप यहाँ पर दे सकते हो कि
कि न्याय के दो रूप मान्यताएं हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। इन्होंने, प्लेटो ने जो न्याय है उसको दो में विभाजित किया है। एक हो गया हमारा व्यक्तिगत, जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए होगा, और एक जो पूरे समाज के लिए होगा। अब प्लेटो ने जो यहाँ पर न्याय है वो ज़्यादा समझाया है सामाजिक वाला, कि जो भी समाज के लिए न्याय होगा वो यहाँ पर प्लेटो ने उसको समझाया है। प्लेटो ने क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ पर, जैसे कि एक आदमी है ए, इसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होगी, इसके अंदर कोई ना कोई तत्व पाए जाएंगे, तीन तत्व। अब हर आदमी के अंदर ये तीन तत्व होंगे ही होंगे। जैसे जो पहला तत्व है हमारा वो हो गया तृष्णा, जो दूसरा तत्व है वो हो गया शौर्य, और जो तीसरा तत्व है वो होगी बुद्धि। अब यहाँ पर प्लेटो ने क्या कहा कि जिसके अंदर भी, अब ये तीन जो क्वालिटीज़ हैं ये हर एक आदमी के अंदर होंगी। अब जब किसी आदमी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, हर आदमी के अंदर ये तीन क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ये बनाया कि एक आदमी है, उसके अंदर तीन क्वालिटीज़ होंगी। पहली तो हो गई यहाँ पे तृष्णा, दूसरी जो है वो हो गया यहाँ पे शौर्य, और तीसरी हो गई बुद्धि। अब हर आदमी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें बराबर मात्रा में हो सकता है कि किसी के अंदर तृष्णा हो ज़्यादा, किसी आदमी के अंदर शौर्य ज़्यादा हो, और किसी आदमी के अंदर बुद्धि ज़्यादा हो। अब वो हर इंसान में अपने हिसाब से वो डिपेंड करेगी चीज़। अब यहाँ पर हम देखें अगर, कि प्लेटो ने क्या कहा कि जिस भी व्यक्ति के अंदर तृष्णा ज़्यादा है तो उसे बनना चाहिए व्यापारी। जिस आदमी के अंदर भी तृष्णा ज़्यादा है उसको बनना चाहिए व्यापारी। जिस आदमी के अंदर जो गुण है वो अगर शौर्य का ज़्यादा है तो उसको बनना चाहिए सैनिक। और जिस व्यक्ति को अंदर बुद्धि ज़्यादा है उसको बनना चाहिए यहाँ पे राजा। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे इसने बताई हैं प्लेटो ने। तो जो प्लेटो है उसका न्याय का क्या मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों गुणों के हिसाब से काम करता है, जैसे कि जिसके अंदर तृष्णा ज़्यादा है वो व्यापारी बनेगा, जिसके अंदर जो शौर्य का गुण ज़्यादा है वो सिपाही बनेगा, और जिसके अंदर बौद्धिक गुण ज़्यादा है वो राजा बनेगा, तब वो पूरे तरीके से न्याय कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे, उसके अंदर आप ये पता नहीं लगा सकते हो कि उसके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है। तो ये जो होगा ये पूरे तरीके से उस व्यक्ति के ही ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है, वो कौन से गुण को विकसित कर पाता है, और विकसित करने से ज़्यादा वो अपने कौन से गुण की पहचान कर पाता है। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई एक आदमी है तो आप उसको देखकर ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है। जैसे कि अगर ये आप हैं तो यहाँ पे उस व्यक्ति को आप देखकर ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर कौन सा गुण ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये हो गया प्लेटो का न्याय। अब दूसरा जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, वो आ जाता है एरिस्टोटल का, माने अरस्तु का। जो अरस्तु है उसने यहाँ पर दो चीज़ों में विभाजित करते हुए न्याय की परिभाषा दी है। पहला तो उसने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, यानी वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय। यहाँ पर इसने क्या बोला है कि जो भी, यहाँ पे इसने एक स्टेटमेंट दी है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड एज लाइक एंड अलाइक शुड बी ट्रीटेड एज अनलाइक। मतलब कि जो लोग समान हैं उनको समानता के साथ ट्रीट करना चाहिए, और जो लोग असामान्य हैं, मतलब असमान हैं, उनको असमान की तरह ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो अरस्तु है
उसने ऐसा क्यों कहा? उसके कहने का मतलब था कि जो अरस्तु का समय है उस टाइम में गुलाम प्रथा बहुत चलती थी। तो गुलाम है और गुलाम का कोई मालिक होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये था कि जो मालिक है, तो जो भी यहाँ पर कोई रिसोर्स है, जैसे कि मानो सोना है, चांदी है, तो वो सारा का सारा मालिक को मिलना चाहिए, ना कि उस गुलाम को। क्यों? क्योंकि जो मालिक होगा वो उसका ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा बजाय गुलाम के। तो जो भी लाइक हैं, मतलब जो भी यहाँ पर मालिक हैं, उनको मालिक की तरह ट्रीट करना चाहिए और जो गुलाम है उनको गुलाम की तरह ट्रीट करना चाहिए। ऐसा था इसका अरस्तु का वितरणात्मक जस्टिस। यहाँ पे जो आदमी है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समानता की इस अवधारणा के अनुरूप लाभ एवं उत्तरदायित्व व्यक्ति की क्षमता व सामर्थ्य के अनुपात में होना चाहिए, कि मतलब जैसी जिसकी क्षमता, जैसी जिसकी बुद्धि, उसको वैसा काम। यहाँ पे दूसरा वाला जो आता है वो होता है इसका करेक्टिव या फिर सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय कब काम आएगा? जैसे कि कोई आदमी है, उसके साथ अन्याय हुआ है, जैसे यहाँ पे किसी ने किसी का खून कर दिया है, किसी ने किसी के घर में चोरी कर दी है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसके साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है। तो जब भी किसी के साथ अन्याय होगा तब वहाँ पे सुधारात्मक न्याय जो है वो कदम रखेगा। तो सुधारात्मक न्याय का मतलब क्या है? कि जब भी किसी के अधिकारों का हनन होगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब भी नागरिकों के अधिकारों की अन्य व्यक्तियों के द्वारा हनन की रोकथाम का ये बल देता है। किसको ये देता है? जो हमारा राज्य है उसको ये बल देता है, मतलब जो हमारी सरकार है उसको ये बल देता है। किसका? कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति है, उसके साथ अन्याय हुआ है, तो जो हमारा सरकार है, जो हमारा प्रजातंत्र है, वो क्या करेगा? वो इसको न्याय दिलवाएगा। तो ये हो गया अरस्तु का जस्टिस। तीसरा जो यहाँ पे न्याय का कॉन्सेप्ट है, जो न्याय की अवधारणा है, वो है मध्यकालीन। अब मध्यकालीन के अंदर दो लोग आए थे। एक तो आए थे सेंट ऑगस्टिन। सेंट ऑगस्टिन का क्या कहना था कि जब भी कोई सिटी ऑफ गॉड, मतलब जो भगवान है उसका जो शहर है, वो पूरे तरीके से न्यायिक होगा। अब यहाँ पर इनका मतलब क्या था कि अगर हम मध्यकालीन यूरोप को देखें तो वहाँ पर जो चर्च है, जो गिरजाघर है, जो पोप पादरी हैं, उन लोगों की बहुत ज़्यादा मान्यता चलती थी, वो लोगों को बहुत माना जाता था। तो अब ऐसे में क्या होगा कि वो लोग अपने हिसाब से ही राजा को भी चलाते थे। जैसे कि दो हो गई थी, एक तो हो गई यहाँ पे चर्च मतलब गिरजाघर, और एक हो गया यहाँ पे राजा। तो जो चर्च था वो पूरे तरीके से राजा को अपने कंट्रोल में रखता था। क्यों? क्योंकि जो लोग थी, जो जनता थी, वो चर्च से ज़्यादा सुनती थी, क्योंकि राजा से लोग इतना नहीं डरते जितना भगवान से डरते हैं। तो इसलिए चर्च जो था वो लोगों को डरा के रखता था, अपने काबू में रखता था। तो इसीलिए जो ऑगस्टिन थे वो भी एक पादरी थे, जैसे कि यहाँ पे सेंट ऑगस्टिन है तो वो भी एक पादरी थे। तो उनके हिसाब से ये मतलब था कि जो भी व्यक्ति है वो क्या करे कि अगर वहाँ पे सिटी ऑफ गॉड है, मतलब वहाँ पे जो भी चर्च ने कहा है, जो भी बाइबल ने कहा है, अगर उसी के हिसाब से काम हो रहा है, बाइबल तो नहीं लेकिन अगर चर्च कहेंगे कि जैसा चर्च बोले वो न्याय, और जो चर्च बोले अन्याय है वो अन्याय, तो चर्च के कहे मुताबिक जो भी चले वो क्या हो गया? वहाँ पे न्याय हो गया। दूसरे यहाँ पे जो हमारे थिंकर हैं उनका नाम है, यहाँ पर जो दूसरे थिंकर हैं वो है थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास का मतलब क्या था? थॉमस एक्विनास का कहना यह था कि जो समानता है उसको उन्होंने यहाँ पे मौलिक अधिकार माना, कि हर आदमी समान है, हर व्यक्ति समान है। जो समानता होगी जहाँ पे, वहाँ पे न्याय होगा ही होगा। तो यहाँ पर उन्होंने एक मौलिक तत्व माना है, किसको? समानता को, न्याय के लिए। कि जब तक आप समानता किसी समाज के अंदर आप जब तक समानता नहीं लाएंगे तब तक वहाँ पे न्याय नहीं हो सकता है। और जिस दिन वहाँ पे समानता आ गई तो उस दिन वहाँ पे न्याय वो हो जाएगा, वो अपने आप ही न्याय कहलाएगा जिस दिन समानता हो गई। तीसरी चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न, मतलब आधुनिक जो युग है उसके अंदर इसको किस तरीके से बताया गया है। यहाँ पे जो आधुनिक युग है इसके अंदर मूलतः तीन जो थिंकर हैं उन्होंने अपने विचार रखे हैं। पहले तो है डेविड ह्यूम,
दूसरे हैं जेरेमी बेंथम, और जो तीसरे हैं वो हैं जॉन रॉल्स। तो यहाँ पर जो डेविड ह्यूम है, डेविड ह्यूम का यहाँ पर ये कहना है, जो यहाँ पे डेविड ह्यूम है उनका यहाँ पर कहना ये है कि जब तक नियमों की पालना होती रहेगी तो वो न्याय है। कि अगर यहाँ पर सरकार है, उसने कोई नियम बना दिया, तो जब तक उस नियम को सरकार पालन करवाती रहेगी तब तक वो न्याय है। जहाँ पे वो नियम टूटा तो वहाँ पे सरकार को दोबारा से कदम रखने पड़ेंगे वहाँ पे न्याय लाने के लिए। तो डेविड ह्यूम के न्याय ये था। दूसरा यहाँ पे जो न्याय है वो है जेरेमी बेंथम का। जेरेमी बेंथम जो हैं वो एक उपयोगितावाद के विचारक हैं। उपयोगितावाद का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है, उसकी भी कोई उपयोगिता है, कोई सामान है, उसकी भी कोई उपयोगिता है। उपयोगिता मतलब यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका मतलब क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की या फिर हर एक सामान की कोई ना कोई उपयोगिता है, मतलब वो कोई ना कोई काम आएगा। और अगर वो व्यक्ति या फिर अगर वो सामान ठीक तरीके से काम में लिया जा रहा है, अब ठीक तरीके से काम में लिया जा रहा है कि डेफिनेशन क्या है। अब कोई हो सकता है कि कोई किसी गाड़ी को अच्छे काम में ले, मतलब एम्बुलेंस की तरह चलाए, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई किसी गाड़ी को चोरी डकैती के काम में ले या फिर किसी का एक्सीडेंट करके भागे। तो इन दोनों ही जो केसेस हैं इनके अंदर यहाँ पे गाड़ी के अलग अलग है। मतलब मानो कि एक ही कोई गाड़ी है, यहाँ पे तो उसको एक जगह तो उसको काम में ले लिया एम्बुलेंस की तरह, और एक जगह उसको काम में ले लिया है यहाँ पे किसी का एक्सीडेंट करने के लिए। तो अब ये जो दोनों केसेस हैं यहाँ पे इनका मतलब ये है कि अब उपयोगिता तो इस गाड़ी की हो भी रही है। अगर कोई चोर डकैत है, अगर वो डकैती करके भाग रहा है तो भी इस गाड़ी की उपयोगिता हो रही है, और अगर एक एम्बुलेंस है तब भी इस गाड़ी की उपयोगिता हो रही है। लेकिन अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा न्याय है? तो यहाँ पर जो जेरेमी बेंथम है उन्होंने सीधे सीधे ये समझाया है कि जिस टाइम जिस सामान को उपयोग करके या फिर जिस व्यक्ति को उपयोग करके हम ये कर लें कि ग्रेटर बेनिफिट फॉर द ग्रेटर नंबर, मतलब इसका ये हो गया कि जो तो यहाँ पर जो उपयोगिता है इसमें जैसे कि मैंने बताया कि अगर एक एम्बुलेंस है और एक आदमी उसी गाड़ी से चोरी करके भाग रहा है, तो अब कौन सा न्याय है? न्याय का मतलब ये हो गया कि ग्रेटर बेनिफिट फॉर द ग्रेटर नंबर, कि अगर कोई चीज़ है, अगर कोई काम है जिससे ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो वो न्याय है। जैसे इसको एक छोटे से दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर एक सड़क है और यहाँ पर एक गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर बैठा है। यहाँ पर 3 लोग खड़े हैं जो कि अंधे हैं, उनको पता नहीं है कि यहाँ से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, और ना ही वो सुन सकते हैं। समझ लीजिए ऐसा कुछ सीन है कि यहाँ से एक गाड़ी है जिसका ब्रेक फेल हो गया है, यहाँ से वो आदमी है वो गाड़ी रोक नहीं पा रहा है, यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, और यहाँ पर जो दूसरा रास्ता जाता है यहाँ से, इसके ऊपर एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है। तो अब जो ये व्यक्ति होगा, जो दूसरा गाड़ी वाला आदमी है, अब ये ब्रेक नहीं लगा सकता, कहीं और नहीं जा सकता, या तो इसको इस रास्ते पे जाके इन 3 लोगों को मारना है या फिर इस रास्ते पे जाके इस आदमी को टक्कर मारनी है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो इसके साथ ऐसा होगा ही होगा। तो जो जेरेमी बेंथम है, बेंथम के हिसाब से न्याय क्या होगा कि अगर वो गाड़ी सीधे ना ले जाते हुए गाड़ी को इस तरफ मोड़ ले, कि यहाँ पर जो जान है वो 3 लोगों की जा रही है और यहाँ पे जो जान है वो एक व्यक्ति की जा रही है। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा इसके अंदर एक ट्विस्ट कब आ जाता है कि जो यहाँ पर एक आदमी है वो प्रधानमंत्री या फिर प्रेसिडेंट कोई ऐसा आदमी है, और यहाँ पर जो लोग हैं उनकी इतनी कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। तो अगर प्रधानमंत्री मरेगा या फिर प्रधानमंत्री को कुछ होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होगा वो पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। इसलिए उस केस में ये क्या करेगा, ये गाड़ी यहाँ ले जाएगा और इन 3 आम लोगों को मार देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बेंथम है उसने अपने न्याय को समझाया कि न्याय क्या है कि भले ही एक चीज़ है उसकी 2 या ज़्यादा भी उपयोगिताएं हो सकती है। तो जो ऐसी उपयोगिता होगी, कोई ऐसा काम होगा जिसके अंदर
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की खुशी मिल रही होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आराम या फिर कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा होगा, वो क्या करेंगे, वहाँ पे हम वही चीज़ जो न्याय होगी वो कहलाएगी। तीसरा यहाँ पर आता है जो विचारक, उनका नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल थे, उन्होंने भी बेंथम के तरह ही उनके भी विचार थे कि मतलब जो उपयोगितावाद है उसी को, ये उपयोगिता को ही न्याय का मूल सूत्र ये भी मानते थे कि जब तक जहाँ पे आपने उपयोगिता को सिद्ध कर दिया वही क्या हो गया, न्याय हो गया। जहाँ पे आप उपयोगिता साबित नहीं कर पाए वो चीज़ अन्याय हो गई, वहाँ पे आप न्याय सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। अगली जो यहाँ पर थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो दी है यहाँ पे जॉन रॉल्स ने। अब देखिए जॉन रॉल्स जो हैं उनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है उसको बहुत बड़ा माना गया है पूरे वेस्टर्न समाज के अंदर। जो पश्चिम सभ्यता है उसके अंदर जॉन रॉल्स एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी माने गए हैं इस न्याय वाले खेल के अंदर। मतलब जो भी न्याय की डेफिनेशन दी है जिन्होंने भी, उनके अंदर जॉन रॉल्स को सबसे दिग्गज माना गया है। अब इसका मतलब क्या है कि जॉन रॉल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। जैसे जॉन रॉल्स का क्या कहना था कि जो सरकार है वो जब भी कोई नियम बनाती है तो उसे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि वहाँ पर उसे स्वतंत्रता देनी चाहिए लोगों को, कि जब तक आप स्वतंत्रता लोगों को नहीं देंगे तब तक लोग क्या होंगे, पूरे तरीके से विकसित नहीं हो पाएंगे, या फिर तब तक वो क्या है, न्याय नहीं कहलाएगा। जब तक आप लोगों को स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक लोग सुरक्षा को नहीं ले पाएंगे। मतलब स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षा के लिए एक आवश्यक चीज़ बताई है जॉन रॉल्स ने, कि जो स्वतंत्रता है उससे कोई व्यक्ति जो है, कोई समाज जो है वो सुरक्षित होता है। जब तक आप स्वतंत्रता नहीं देंगे तब तक वो समाज सुरक्षित नहीं हो पाएगा या फिर अपने भले के लिए काम नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो सरकार है उसको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या है कि उसको यहाँ पे स्वतंत्रता को लॉक करना है कि यहाँ पे स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, तब वो चीज़ न्याय कहलाएगी। दूसरा यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि जब भी कोई सरकार नियम बनाती है या फिर कोई भी व्यक्ति नियम बनाता है समाज के लिए, तब उसको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आती है व्हील ऑफ इग्नोरेंस। व्हील ऑफ इग्नोरेंस का मतलब क्या है कि अज्ञानता का पर्दा। अज्ञानता के पर्दे से यहाँ पर सीधे सीधे हम ये समझ लेते हैं कि अगर कोई आदमी है, जैसे यहाँ पर जो नियम बन रहे हैं, यहाँ पर कोई आदमी है जिसका नाम है ए। अब जो आदमी ए है उसको पता है कि मैं इस समाज से आता हूँ, इस जाति से आता हूँ। जैसे कि वो कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि वो ऐसे नियम लाने की कोशिश करेगा जिससे बिजनेसमैन को फ़ायदा हो, जिससे जो बिज़नेस कम्युनिटी होगी उसको फ़ायदा हो। जैसे कि वो जानता है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, तब वो क्या करेगा, तब वो ऐसे नियम लाने की कोशिश करेगा जिससे उसकी जाति को, उसके धर्म के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो। तो यहाँ पर जो जॉन रॉल्स है उन्होंने क्या कहा कि जैसे कानून की पट्टी होती है, वैसे जो आपने देखा होगा मूवीज़ के अंदर कि जो अदालत में कानून की देवी बताते हैं, जो तराजू लेके खड़ी होती है, एक ऐसे जो यूँ तराजू सा लेके खड़ी होती है, उसके पास क्या होता है, उसकी आंखों के ऊपर यहाँ पे पट्टी बंधी रहती है। तो अब पट्टी बांधने का मतलब क्या है कि वो ये नहीं देख पा रही कि मेरे सामने कौन खड़ा है। वैसे ही जो भी आदमी नियम कानून बनाएगा उसको सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि वो अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध कर रखे। उसको ये, जब भी वो नियम बनाए तो वो ये चीज़ ना लाए सामने कि मैं इस धर्म से हूँ, मैं इस संप्रदाय से हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई वर्कर हूँ। तो क्या होगा कि जब भी वो इस तरीके की चीज़ें आएंगी उसके सामने, तब वो अपने समाज या फिर अपने पर्टिकुलर लोगों को, अपने धर्म के लोगों को वो ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। और जब भी ऐसा कुछ होगा तब जो पूरा समाज है उसके लिए वो वहाँ पे खतरनाक हो सकता है और वो न्याय नहीं कहलाएगा। इतनी चीज़ आपके समझ में आ गई होगी।
अगला जो यहाँ पर थॉट है वो आ जाता है कि भारत के अंदर न्याय को किस तरीके से समझाया गया है या फिर किस तरीके से बताया गया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा कौटिल्य का, कौटिल्य, मनु। तो जो कौटिल्य हैं वो हैं चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। उन्होंने अर्थशास्त्र नाम की किताब लिखी थी, तो उसके अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छे से न्याय जो है उसको समझाया है। वैसे ही मनु है जिन्होंने मनु संहिता लिखी थी, उन्होंने भी न्याय को समझाया है। लेकिन यहाँ पे जो इन दोनों का न्याय है वो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है। कैसे कि इन दोनों ने न्याय को क्या बताया था, न्याय इज इक्वल्स टू धर्म, कि जो न्याय है वही धर्म है और जो धर्म है वही क्या है, हमारा कर्म है। कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा है और कोई ऐसा काम कर रहा है कि जिससे समाज का भला हो, कि जो समाज के लिए लाभदायक हो, ऐसा कोई काम कर रहा है और अपने काम को पूरी ईमानदारी से कर रहा है। जैसे कोई यहाँ पर इंजीनियर है तो वो अच्छे से कोई चीज़ बना रहा है, कोई यहाँ पे डॉक्टर है तो वो लोगों का अच्छे से इलाज कर रहा है, कोई यहाँ पे सरकार है तो सरकार सभी लोगों का भला करते हुए नियम बना रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर कोई राजा है तो वो भेदभाव करे बिना लोगों को न्याय दे रहा है, लोगों की भलाई के लिए पैसा खर्च कर रहा है, जो अपने लाव लश्कर हैं उनके अंदर पैसे को बर्बाद नहीं कर रहा है। तब वो क्या हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म को ठीक से निभा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो अपने धर्म को भी निभा रहा है। और अगर जहाँ पे धर्म निभ गया, जहाँ पे धर्म पूरा हो रहा है, तो वही क्या हो गया, भारत के अंदर न्याय हो गया। अब इसी न्याय को यहाँ पे कौटिल्य ने भी माना है, बृहस्पति ने भी माना है, शुक्र ने भी माना है, ऋषि भरद्वाज हैं उन्होंने भी माना है। इन सभी ने इसी न्याय को माना है कि जो न्याय है वो क्या है, धर्म का ही एक अनुरूप है। अगली चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आती है कि किस प्रकार के न्याय होते हैं या फिर कितने प्रकार के न्याय होते हैं। तो जो न्याय है वो यहाँ पे सबसे पहला आता है नैतिक न्याय, मतलब मॉरल जस्टिस। नैतिक न्याय का मतलब क्या है कि हर एक जो व्यक्ति है, यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति है वो जब पैदा होता है तब से उसके पास कुछ अधिकार होते हैं। अब जब भी अधिकार आएंगे तो उसके साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी। आपने संविधान के अंदर पढ़ा होगा कि फंडामेंटल राइट्स भी होती हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होते हैं, मतलब मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो भी आ जाती हैं। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है वो पैदा होता है तो उसके साथ नेचुरल जस्टिस, मतलब एक जो कुदरती न्याय है, प्राकृतिक नियम जो हैं उनसे वो जुड़ जाता है। अब प्राकृतिक नियम क्या होंगे, प्राकृतिक नियम ऐसे होंगे जैसे कि सत्य, करुणा, अहिंसा, वचनबद्धता, उदारता। तो ये जो सारी चीज़ें हो गई जो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति, अब ये कानून के अंदर नहीं लिखा कि आपको किसी इंसान के साथ ईमानदार होना ही पड़ेगा। कानून आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। कानून आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको अपना जो काम है, अगर आप टीचर हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको पढ़ाई ठीक से करनी है। वो क्या होता है, वो आ जाता है नैतिक न्याय के अंदर, कि जहाँ पर कानून नहीं होता वहाँ पे सिर्फ आपकी नैतिकता होती है कि आपको पता है कि आपको ठीक से पढ़ाई करनी है, तो आप उसको ठीक, जब आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो तब आप क्या है, नैतिक न्याय को मान रहे हो, तब आप क्या है, नैतिक न्याय को पूरा कर रहे हो। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो होता है लीगल जस्टिस, माने कानूनी न्याय। अब कानूनी न्याय का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे हमारा जो सरकार है वो कोई नियम बनाएगी और उससे वो न्याय पूरा होगा। लेकिन यहाँ पर जो दो कंडीशन है, यहाँ पर पूरी दो कंडीशंस आती हैं। वो क्या है कि पहला तो जो सरकार है उस अगर कोई नियम बना रही है तो वो न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित कैसे, जैसे कि सरकार कल को कोई ऐसा नियम बना दे कि अब से जो इलेक्शन है वो नहीं होंगे और जो प्रधानमंत्री हैं जैसे कि मोदी जी हैं वो अब से देश के राजा बन गए। तो अब ऐसे में क्या होगा कि ये न्यायोचित नहीं है। भले ये नियम सरकार ने बनाया है, भले ही ये नियम किसी ने भी बनाया है, लेकिन ये क्या है, न्यायोचित नहीं है। और जब तक न्यायोचित नहीं होगा तब तक वो लीगल जस्टिस नहीं हो रहा, तब तक वो कानूनी न्याय नहीं बन सकता। दूसरी जो कंडीशन है यहाँ पे वो होती है सरकार द्वारा कानून का न्यायपूर्वक ढंग से लाना, और अगर उल्लंघन हो तो उसको, अगर कोई उल्लंघन हो तो
वहाँ पे जो उल्लंघन कर रहा है उस व्यक्ति को सज़ा देना। अब मतलब क्या है कि पहली जो कंडीशन हो गई उसके अंदर तो ये है कि सरकार नियम तो बनाए, लेकिन नियम बनाते बनाते खुद ही नियम ना तोड़ दे। कि मतलब जो संविधान की मूल भावना है, जैसे कि कल को कोई ये ना बोल दे कि प्रजातंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गई, कल को कोई ये ना बोल दे कि मैं आज से राजा, भले ही फिर वो सरकार भी नियम बनाएगी तब भी वो नियम नहीं कहलाएगा, तब भी वो कानूनी न्याय नहीं कहलाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जो कानूनी न्याय है उसको पूरी विधि पूर्वक तरीके से लाया जाए। जैसे कोई नियम बनता है तो पहले वो हमारी जो संसद है वहाँ से पास होगा, फिर उसके बाद जो है वो हमारे राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास वो जाएगा। तो जब तक ये पूरा प्रोसीजर फॉलो नहीं होता तब तक वो न्याय नहीं कहलाएगा। और न्याय के अंदर ये भी जगह होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई नियम को तोड़ रहा है, जैसे कि कोई व्यक्ति ट्रैफिक रूल तोड़ रहा है, तो वहाँ पे भी उसके लिए सज़ा है। तो सज़ा का प्रावधान प्लस सरकार उस न्याय को पूरे तरीके से विधिपूर्वक लाए और कोई ऐसा नियम ना बनाए कि जिससे लोग ही खतरे में आ जाएं या फिर वो लोगों के लिए ही न्यायोचित ना हो। अगली चीज़ यहाँ पर आ जाती है राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के वो एक तो इलेक्शन लड़ सकता है, और दूसरा कि वो बिना ये देखे कि वो लड़का है, लड़की है, वो किस जाति से आता है, किस धर्म से आता है, इसके देखे बिना अगर वो एक एज को और कुछ क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, जो कि आपको पता होंगे कि 18 साल की एज वोटिंग के लिए होती है और 21 साल की मिनिमम एज जो होती है वो होती है पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए, जो सरपंच वगैरह के होते हैं। तो मिनिमम जो खड़े होने पॉलिटिकल सिस्टम में खड़े होने की एज है वो 21 है। तो जब भी ऐसा होता है तब क्या होगा कि ये सारी चीज़ें हमारे राजनीतिक न्याय को इंश्योर कर रही हैं। मतलब ये राजनीतिक न्याय ही है कि वो ये नहीं देखेगा कि आप किस जाति से हैं, किस संप्रदाय से हैं, वो ये देखेगा कि आप कुछ एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन है उनको पूरा कर रहे हैं या फिर आपकी एज पूरी हो गई है, तब आपको वो वोट देने का या फिर चुनाव में खड़े होने का जो अधिकार मिलता है वो क्या हो गया, राजनीतिक न्याय हो गया। अगली चीज़ यहाँ पर आ जाती है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय जो है उससे यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना होना। जैसे कि आपने पढ़े होंगे कि हमारे संविधान के अंदर है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15, आर्टिकल 16। तो जो ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 जो है हमारे संविधान का, 14 तो बोलता है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए या फिर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये लिखा गया है 15 के अंदर कि किसी के साथ भी कि जो उसका जेंडर है या फिर किसी व्यक्ति की जाति है, संप्रदाय है, रंग है, तो उसके हिसाब से वहाँ पे उसके साथ यहाँ पे अन्याय नहीं होना चाहिए। और 16 जो है वो यहाँ पर ये बताता है कि जो हमारे लोग हैं, कोई भी व्यक्ति है जो भी भारत का सिटीज़न है, भारत का नागरिक है, उसके साथ यहाँ पर जॉब में आप जो भी नौकरी है वहाँ पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हो, ना तो प्रमोशन में ना किसी चीज़ में। कि मतलब कि कोई आदमी है जो वो पिछड़े तबके से आ रहा है तो आप उसको जॉब से मना नहीं कर सकते या फिर उसको आप प्रमोशन से मना नहीं कर सकते। तो वो क्या है, वो है हमारा यहाँ पे सामाजिक न्याय। दूसरा है आर्टिकल 17 कि आर्टिकल 17 के अंदर ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप छुआछूत नहीं कर सकते हो। कि यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि कोई भी व्यक्ति है तो उसके साथ आप छुआछूत नहीं कर सकते हो, उसको नीचा नहीं दिखा सकते हो कि वो किसी भी जाति या संप्रदाय से आता है उसके ऊपर। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपको क्या होगा कि जो सरकार है वो पूरे तरीके से जो भी उसके अंदर सज़ा होगी वो सज़ा दी जाएगी आपको। तो यहाँ पर आर्टिकल 14, 15, 16 और 17 तो ये जो है हमारे इस संविधान के अंदर सामाजिक न्याय को इंश्योर करती हैं। अब यहाँ पर जो अगली चीज़ आ गई वो आती है इकोनॉमिक जस्टिस की। इकोनॉमिक जस्टिस जो है उसका मतलब ये है आर्थिक न्याय का कि आपने कभी सोचा होगा कि जो सरकार टैक्स है वो टैक्स क्यों लेती है। सरकार के टैक्स लेने का सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है। तो यहाँ पर जो ये समाज है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उनसे पैसा लेके सरकार इन लोगों की भलाई के अंदर जब लगाती है तो वो एक तरीके से टैक्स हो गया या फिर यही क्या हो गया, हमारा आर्थिक न्याय
हो गया कि यहाँ पर जो सरकार है वो अमीरों से जो पैसा होता है वो किसी ना किसी, अब यहाँ पे ये नहीं कि अन्याय करते हुए ले रही है, यहाँ पे सरकार जो पैसा ले रही है वो भी अलग अलग नियम बना के, कानून बना के, टैक्स के प्रोविज़न लगा के, तो उनसे जो सरकार है वो यहाँ पे अमीरों से पैसा ले रही है। और जो ऐसे लोग हैं जिनको उस पैसे की ज़रूरत है या फिर जो किसी कारण से आज तक समाज में पिछड़े रह गए हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए यहाँ पर वो उस पैसे को लगा रही है ताकि ये लोग भी क्या है कि कल को समाज में यहाँ पे बराबर आके खड़े हो सकें। तो ये जो हो गया ये है हमारा आर्थिक न्याय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा भी है कि जो सामाजिक विचारक के अनुसार आर्थिक विषमता गरीब और अमीरों के बीच की जो खाई है वो बहुत ज़्यादा अधिक गहरी है, वो अधिक गहरी है। तो इस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर जो आर्थिक न्याय है वो इंश्योर किया जा सकता है कि मतलब अमीर यहाँ पर है और गरीब यहाँ पर है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो ये गैप है, इस गैप को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास किए जाते हैं सरकार द्वारा अलग अलग, ताकि ये जो लोग हैं वो भी यहाँ पर एक दिन बराबरी पर आके खड़े हो सकें और जो समाज है वो पूरा एक जुट होके खड़ा हो, जहाँ पे किसी के साथ भी अन्याय ना हो। तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा आर्थिक न्याय। अब यहाँ पर कंक्लूजन जो निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जो निष्कर्ष के अंदर ये है कि यहाँ पर जो हमारा न्याय है उसको भी कुछ समाजों के अंदर माना जाता है, कुछ समाजों के अंदर नहीं माना जाता है। अब किन समाजों के अंदर न्याय की सही में आवश्यकता पड़ेगी? अब कोई समाज है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा असमानता है कि अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमें न्याय की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि जब गरीब है वो अमीरों के ऊपर हमला कर सकता है, जैसा कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो फ्रांसीसी क्रांति है उसके अंदर क्या होता, जो गरीब था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ता गया और अंत में उसने क्या किया कि जो अमीर लोग हैं उनके ऊपर हमला कर दिया। जहाँ पे जो राजा था वहाँ पे लुइस 16 उसको भी मार दिया गया था। तो ऐसी कोई सिचुएशन ना आ जाए या फिर ऐसी किसी कगार पे हम आके ना खड़े हो जाएं, इसलिए कि जो भी समाज होगा वहाँ पे न्याय के सिद्धांत की आवश्यकता कब पड़ेगी कि जब वहाँ पर असमानता है समाज के किन्हीं दो या दो से ज़्यादा तबकों के अंदर। दूसरी चीज़, जो न्याय है वो अलग अलग समाज के अंदर अलग अलग तरीके से माना जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो प्रतिस्पर्धक प्रणाली है कि जहाँ कंपटीशन होता है कि जो भी चीज़ चलेगी वो बाज़ार की शक्तियों के हिसाब से चलेगी, जो कि पूंजीवाद भी कहलाता है। तो जो पूंजीवादी समाज है उसके अंदर बाज़ार की शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर होती हैं, तो वहाँ पर जो ये आर्थिक न्याय का जो मान्यता है वो मान्यता ही नहीं दी जाती। कि वहाँ पर लोग ये बोलते हैं कि जब कमा हम लोग रहे हैं तो हम अपना पैसा अपनी मेहनत का किसी और को क्यों दें, तो वहाँ पर इस तरीके के विचार आ जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर समाजवादी समाज होता है कि जो यहाँ पे हमारा समाजवादी समाज है वो क्या बोलता है कि अमीरों से पैसा लो और इतना लो कि वो सबके बराबर आ जाएं। कि जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम देखें तो जो रशिया था, रशिया के अंदर अगर मानिए इतनी बड़ी ज़मीन थी और उस ज़मीन के ऊपर करीब 100 किसान काम कर रहे हैं, तो वो 100 किसान अगर चाहे जितना भी वो धन प्रोड्यूस कर लें, मतलब कितना भी यहाँ पे फसल बना लें, उस फसल में से जितनी फसल उस एक किसान के लिए उसके परिवार के लिए ज़रूरी है सरकार उसको छोड़ के बाकी सारा ले लेती थी और जो बाकी की गरीब जनता है उसके अंदर उसको बांट दिया जाता था। लेकिन इसकी भी अपनी अलग बुराइयां हैं इस सिस्टम की भी। तो जो समाजवादी सिस्टम है उसके अंदर तो क्या है कि न्याय को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है, न्याय के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। लेकिन जो यहाँ पर हमारा ये पूंजीवादी समाज होता है वहाँ पे इस न्याय की कोई तवज्जो है ही नहीं, क्योंकि वो लोग बाज़ार की शक्तियों के ऊपर, जिसे हम डिमांड और सप्लाई कहते हैं, उसके ऊपर पूरे तरीके से डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदुओं पर नज़र डाल लें कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके अंदर सबसे पहले जिन्होंने न्याय का कॉन्सेप्ट दिया था वो थे प्लेटो। भारत के अंदर भी न्याय के ऊपर चिंतन किया गया है। जो प्लेटो का न्याय है
वो आत्मीय गुण, मतलब जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी कि या तो उसके पास शौर्य होना चाहिए, किसी व्यक्ति के अंदर शौर्य ज़्यादा पावरफुल होगा, या फिर उसके अंदर बुद्धि ज़्यादा पावरफुल होगी, या फिर तृष्णा ज़्यादा पावरफुल होगी। तो जो आदमी के अंदर जैसा गुण ज़्यादा पावरफुल है वो वैसा काम करेगा। तीसरी चीज़ जो यहाँ पर है कि प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो अपना निर्देश अनुसार है, जो भी उसका गुण है उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। अगला जो यहाँ पर है अरस्तु के हिसाब से कि जो न्याय है उसको यहाँ पर उन्होंने 2 चीज़ों के अंदर बांट दिया है कि पहला जो न्याय है वो तो हो गया अपना जो पहला न्याय है वो तो हो गया यहाँ पे वितरणात्मक या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, कि जिसके अंदर जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है वो अमीर के पास जाना चाहिए, या फिर जिसकी जैसी काबिलियत है उसको उतना पैसा, रिसोर्स या फिर अपॉर्चुनिटी जो उपलब्धता है वो करवानी चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है यहाँ पे सामाजिक न्याय की, या फिर जो यहाँ पे यहाँ पर जो है ये सुधारात्मक न्याय की। तो जो सुधारात्मक न्याय का मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके साथ अन्याय होता है तो वहाँ पर सुधारात्मक न्याय आएगा। अगला जो है मध्यकालीन के अंदर जो सेंट ऑगस्टिन है, ऑगस्टिन ने क्या बोला कि ईश्वरीय राज होना चाहिए, मतलब जैसा चर्च या गिरजाघर कहे वही एक तरीके से नियम है, और जो उस नियम को माने वही न्याय है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या बोला कि ईश्वरीय राज मतलब सिटी ऑफ गॉड, इस की यहाँ पर इन्होंने विचार रखा, उसी को ही न्याय बताया। अगले जो है वो है थॉमस एक्विनास जो हैं वो भी मध्यकालीन समय के ही हैं, और जो अरस्तु और प्लेटो हैं वो हैं मध्यकालीन से पहले के समय के। तो जो यहाँ पर थॉमस एक्विनास का कहना ये है कि जो न्याय है उसके लिए समानता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर जो समानता है वो मौलिक तत्व है किसी भी समाज के न्यायिक होने के लिए या फिर न्याय के लिए। तो जब तक आप समाज के अंदर समानता नहीं लाएंगे तब तक वो न्याय नहीं कहलाएगा। अगला जो यहाँ पर है वो है रॉल्स का जस्टिस, कि जो हमारे यहाँ पे जॉन रॉल्स हैं उनका जस्टिस, तो उनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है उसके अंदर यहाँ पे व्हील ऑफ इग्नोरेंस या फिर अज्ञानता के पर्दे की बात की गई थी, कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति होगा वो जो है वो जब नियम बनाएगा तो उसको अपना जाति संप्रदाय, वो कहाँ से आ रहा है, किस परिवार से आ रहा है, क्या है क्या नहीं है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, जितनी भी चीज़ें होती है जो किसी आदमी को अपने एक पर्टिकुलर समाज के लिए पार्शियलिटी करने के लिए मजबूर कर सकती है, उस हर चीज़ को पीछे छोड़कर, जैसे कि हमारी न्याय की देवी होती है वैसे आंखों पे पट्टी बांध के उसको आना चाहिए और वो नियम बताने चाहिए। आंखों पे पट्टी का मतलब ये है कि वहाँ पे वो नहीं देखना चाहिए कि मैं किस समाज से आ रहा हूँ, मैं किस जाति से आ रहा हूँ, बस उसको जो सबसे जिससे सभी लोगों का भला हो उसके लिए वहाँ पे नियम बनाने चाहिए। अगली जो चीज़ है यहाँ पे जो हमारे न्याय थे अलग अलग तरीके के, तो उसके अंदर पहला तो आ जाता है नैतिक न्याय, कि जिसके अंदर जो कोई भी व्यक्ति होता है जिसके जो पैदा होते ही किसी व्यक्ति के पास आ जाते हैं वो होते हैं हमारे जो नेचुरल राइट्स हैं, मतलब प्राकृतिक राइट्स जो हैं वो आ जाते हैं, और जो नैतिक न्याय है वो उन्हीं राइट्स की अनुपालना को हम नैतिक न्याय कहते हैं, कि जैसे कि ईमानदारी हो गई है या फिर जो मानवता है वो हो गई है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई नैतिक न्याय के अंदर आ गई। दूसरा हो गया कानूनी न्याय। कानूनी न्याय के अंदर हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी कि अगर कानूनी न्याय जो होता है उसके अंदर पहले तो जो सरकार है उसको खुद न्याय का पालन करना चाहिए और अन्याय नहीं होना चाहिए नियम बनाते हुए लोगों के साथ, और दूसरा जो है वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो ये बन रहा है कोई भी अगर उस नियम को तोड़ता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए। तो ये हो जाता है हमारे लिए कानूनी न्याय। तीसरा होता है हमारा राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय के अंदर क्या है कि जो भी हम चुनाव करते हैं बिना किसी या फिर वोट डालते हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन है जो कि जाति संप्रदाय किसी की अमीर गरीब इसके भेदभाव से परे है। तो वो क्या हो गया हमारा राजनीतिक न्याय, कि कोई भी चुनाव जो कि एक एज को और एक मानसिक स्तर को क्रॉस कर गया है, वो मतलब जेल के अंदर नहीं है, वो कोई पागल व्यक्ति नहीं है, मतलब जिसका मेंटल स्टेबल ना हो वो व्यक्ति, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है तो क्या है वो पूरे तरीके से वो चाहे किसी भी समाज से आए, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कोई भी उसकी धर्म हो कोई भी जाति हो, तो वो चुनाव लड़ भी सकता है, चुनाव
के अंदर वोट दे भी सकता है और जीतकर कोई भी जो संवैधानिक पोस्ट है वो भी ले सकता है। अगली जो चीज़ होती है वो होता है हमारा सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये है कि किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। नौकरी के हिसाब से छुआछूत जो हमने पढ़ा था यहाँ पे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 कि जो हमारे संविधान के 4 आर्टिकल हैं ये इस चीज़ को पूरे तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि किसी के साथ भी सामाजिक न्याय ना हो, कि मतलब अमीरी, गरीबी या फिर जाति, संप्रदाय, इसके ऊपर किसी के साथ भी अन्याय ना हो। अगली जो चीज़ है वो है यहाँ पर आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि जो अमीरों का पैसा है वो अमीरों के पास जो भरा हुआ है पैसा, मतलब जो उनके पास अटका हुआ है वो लेके गरीबों को देना, मतलब जो लोग असमर्थ हैं उनको देना, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है समाज के अंदर। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि ताकि वो सभी लोग एक दिन इक्वल आ सकें। अगली चीज़ है यहाँ पे कि डेविड ह्यूम हैं, उन्होंने यहाँ पे ये बताया था कि जो नियमों की अनुपालना है वही एक तरीके से न्याय है। जो जेरेमी बेंथम है, इन्होंने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख, जो कि हमने वो एक एग्जाम्पल देखा था कि यहाँ पर गाड़ी है, यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, यहाँ पर 1 लोग खड़ा है, एक आदमी खड़ा है, तो जिसको वो टक्कर मारे तो मतलब अधिकतम लोगों को जब वो बचाए या फिर अधिकतम लोगों का सुख देखा जाए तो वो क्या होता है, वो यहाँ पर जेरेमी बेंथम के हिसाब से न्याय है। और ऐसे न्याय को हम क्या बोलते हैं? ऐसे न्याय को हम बोलते हैं उपलब्धता। मतलब जो भी यहाँ पर यूटिलिटेरियन है वो इसके जेरेमी बेंथम के हिसाब से वही न्याय है कि उस चीज़ की यूटिलिटी क्या है, उसकी उपयोगितावाद क्या है, वो जो उपयोगितावाद की फिलॉसफी है वो है ये। अगला है जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने भी यहाँ पर ये बताया कि जो न्याय है वो सामाजिक उपयोगिता उसके लिए बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप सामाजिक उपयोगिता को सिद्ध कर देते हैं तो वहीं पर ही आप न्याय को सुनिश्चित कर लेते हैं। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक न्याय।